हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की नियोलिथिक एज के बारे में, नवपाषाण काल के बारे में। इसके बारे में हमने चर्चा की कि ये इस सभ्यता के अवशेष भारत में कहाँ कहाँ मिले, इस सभ्यता में औजार कौन कौन से थे, इस मनुष्य का निवास किस प्रकार का था, ये किन किन बर्तनों का उपयोग करते थे, इस समय उद्योग धंधे और व्यापार इस मनुष्य के क्या थे, भोजन और अग्नि का उपयोग इसने सीख लिया था, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। मृतक संस्कार, ये मनुष्य जो है अपने मरने वाले परिवार वालों का अंतिम संस्कार किस प्रकार का करते थे वो हमने पढ़ा। इस समय समुदाय, जातियाँ और वर्ग का विभाजन हुआ, उसको हमने पढ़ा। पारिवारिक जीवन को हमने पढ़ा। इस समय परिवार जो है किस मतलब पुरुषों के क्या कार्य थे, महिलाओं के क्या कार्य थे, परिवार में क्या संबंध थे, वो हमने पढ़ा। धार्मिक जीवन की हमने इस समय चर्चा की। भाषा और कला की बात की, और इस समय कंदरा चित्रकला की हमने बात की, रॉक पेंटिंग की कहाँ कहाँ पे मिली है नवपाषाण काल की। तो नियोलिथिक काल में लास्ट टॉपिक बच गया नवपाषाण युग की देन। तो पुरापाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक के मनुष्य ने जो आविष्कार किए, उनके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया और वे सभ्यता की ओर अग्रसर होता चला गया। यानी मनुष्य पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, इस समय के साथ साथ जो उसमें डेवलपमेंट हुए, जो विकास हुए, इससे वो एक सभ्यता की ओर आगे बढ़ा। धीरे धीरे उसने खेती को अपना लिया, पशुपालन को अपना लिया, घर बनाना सीख लिया। उनमें पारिवारिक सहयोग और सहकारिता की भावना विकसित हुई और वे एक दूसरे के निकट रहने लगे। इसी से गांव या बस्ती का निर्माण हुआ। अब मनुष्य जीवन एकांकी ना रह करके, मतलब जानवरों की तरह एकांकी ना रह कर सामूहिक रूप से रहने लगा। समूह में रहने के परिणाम स्वरूप कार्य विभाजन का सिलसिला शुरू हो गया। यानी हर एक का काम निश्चित हो गया, इसको पुरुष को क्या करना, महिलाओं को क्या करना, बच्चों के क्या काम है, या समुदाय जाति के क्या काम है, हर एक के जो है कार्य विभाजन का सिलसिला शुरू हो गया और जीवन के समस्त कार्य इन्होंने आपस में बांट लिया गया। तो ये नवपाषाण काल तक हमने बात की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है पश्चिम भारत में ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति, चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। तो चालकोलिथिक या ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता, देखो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में बड़े क्वेश्चन 7 जो 15 नंबर के, वो नवपाषाण और पुरापाषाण में से आता है, या फिर जो ऐतिहासिक स्रोत हमने पढ़े वहाँ पर आता है। 7 नंबर में मेजोलिथिक को पूछा जा सकता है, और जो ग्रंथों में जो हमने पढ़ा था सोर्सेज में, उसमें आता है। ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में बड़ा क्वेश्चन 15 और 7 नंबर का लगभग नहीं आता है, इनमें से 2 नंबर का सवाल आ सकता है। तो हम बात करते हैं ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता की। तो सिंध और बलूचिस्तान के पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भारत की, मतलब नवपाषाण काल के बाद में ताम्र फिर कांस्य युगीन सभ्यता आती है ना। तो इस सभ्यता के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। यहाँ सोने, इससे पहले हमें सोने के प्रमाण मिले, गोल्ड, जो इस मनुष्य जो है गोल्ड से परिचित हो चुका था, लेकिन गोल्ड से आभूषण ही बन सकते हैं, हथियार औजार नहीं। तो भारत में धातुओं में तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, यानी तांबे को जो हथियार औजार के रूप में प्रयोग किया गया। ये धातु पत्थर की अपेक्षा अधिक सुंदर, सुडौल और चिकनी भी थी, यानी तांबा जो है इसमें ये गुण थे। इससे में इसको सांचे में पिघला करके मन के अनुसार कोई भी रूप दिया जा सकता था। टूटने पर जोड़ा भी जा सकता था। पत्थर टूट गया तो जुड़ेगा नहीं है ना, लेकिन तांबा या धातु टूटने पर जुड़ सकता है, वापस जुड़ जाता है, तो इसका उपयोग बढ़ जाता है। इस प्रकार इस धातु को पिघला कर या पीट कर अनेक रूपों में परिबदला जा सकता है। तांबे को खानों से ढूंढ निकालना और उससे उपकरण तैयार करना मनुष्य की एक तेज विद्या, प्रखर मेधा और रसायन ज्ञान का परिचय। नहीं, तांबों को खदानों से ढूंढना, फिर उसको निकाल के उससे औजार, उपकरण, हथियार तैयार करना, ये मनुष्य की बुद्धि का परिचय है। कांसा एक मिश्रित धातु, यानी तांबे और टिन के मिश्रण से कांसा तैयार हो रहा है, तो कांसा एक मिश्रित धातु है। इस प्रकार 2 धातुओं के मिश्रण से तीसरी धातु तैयार करना मनुष्य की परिपक्व रासायनिक ज्ञान को परिचय देता है। इस समय धातु सामग्री के साथ साथ पाषाण सामग्री का प्रयोग भी लंबे समय तक चलता रहा। यानी अब तांबा, कांसा ये सब बन गया, इसका नॉलेज हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तब जो पत्थर का प्रयोग, पाषाण का प्रयोग बंद हो गया, वो भी चल रहा है। इसीलिए इस सभ्यता को, इस युग को जो नवपाषाण ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंध, बलूचिस्तान, मकरान, ये वर्तमान जो पाकिस्तान के अंदर है, आदि के क्षेत्रों में कांस्य युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ताम्र कांस्य सभ्यता का प्रारंभ और विकास उत्तर भारत में हुआ। दक्षिण भारत इससे प्राय अछूता रहा। यानी यह माना जाता है कि ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता उत्तर भारत में थी, दक्षिण में नहीं थी। यानी उत्तर भारत में
पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, फिर ताम्र, फिर कांस्य, फिर लोह युगीन सभ्यता आई। लेकिन दक्षिण भारत में क्या माना जाता है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और उसके बाद लोह युगीन सभ्यता आई। तो ऐसा मतलब सीधा लोह युग में प्रवेश कर गए वो लोग, उनको कांस्य और तांबे और कांस्य युगीन सभ्यता का नॉलेज नहीं था, ऐसा जो हमारे विद्वान मानते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता की जो 4 प्रमुख केंद्र मिले हैं उनके बारे में। पहला बात करते हैं क्वेटा संस्कृति। तो विद्वानों के अनुसार भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं में क्वेटा या पाकिस्तान में जो जगह है उसी को क्वेटा सभ्यता बोला गया, वहाँ जो जानकारी मिली है। तो क्वेटा सभ्यता सबसे अधिक पुरानी और बोलन दर्रे, ज्योग्राफी में पढ़ते हो बोलन गोमल दर्रे, ये जो पाकिस्तान में, तो बोलन दर्रे में क्वेटा के समीप 5 ऐसे खेड़े मिले हैं। खेड़े का मतलब होता है गांव या बस्ती या शहर के जो खंडरों जो मिट्टियों के नीचे दब जाते हैं, तो वो खंडरों को खेड़े बोला गया। तो गांव, बस्ती या शहर के खंडरों के कारण ऊंचे उठे हुए स्थान मिले हैं जो इस सभ्यता के भग्नावशेषों को सूचित करते हैं, यानी उस मनुष्य के वो गाँवों के, बस्तियों के खंडर जो मिट्टी में दबे हुए हैं वो खंडर मिले हैं। ये खेड़े प्राचीन बस्ती अथवा छोटे गांव को सूचित करते हैं। इस बस्ती के मकान मिट्टी अथवा मिट्टी की ईंटों से बने होंगे, बाद में टूट करके पुनः मिट्टी के ढेर में बदल गए। उत्खनन में बर्तनों के भी अवशेष मिले हैं, वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बर्तनों पर काले रंग का लेप किया हुआ है। ये बर्तन आग में पकाए गए थे। इनका रंग हल्का गुलाबी, हरा आदि है और बर्तनों पर गोल अथवा तिरछी रेखाओं के माध्यम से अनेक प्रकार की चित्रकारी भी की गई है। फिर भी क्वेटा संस्कृति के अवशेष इतनी कम मात्रा में उपलब्ध हुए हैं कि इनके आधार पर हम इस संस्कृति के बारे में इससे अधिक कुछ नहीं हम पता लगा पाए, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना ही पता है कि वहाँ लोग बस्तियों में रहते थे, मकानों का निर्माण करते थे, खेती और पशुपालन द्वारा अपना जीविका चलाते थे। तो ये इतनी ही क्वेटा से जानकारी मिली है। सेकंड बात करते हैं अमरी नल संस्कृति की। ये भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। इस सभ्यता के अवशेष सिंध और बलूचिस्तान में बहुत से स्थानों में मिले हैं, परंतु 3 स्थान अधिक महत्वपूर्ण हैं। सिंध में अमरी नामक स्थान और बलूचिस्तान में नल और नुंदर नामक स्थान है। तो ये अमरी नल क्षेत्र हो गया। इस सभ्यता की कुछ बस्तियां बड़े बड़े आकार की रही होगी, लेकिन अधिकांश थे छोटे आकार की रही होगी। इन बस्तियों में से कुछ में दीवार के चिन्ह भी मिले हैं। दीवार बनाते थे जो ईंटों से बनाई गई थी, लेकिन इनकी नींव में पत्थरों का प्रयोग, यानी दीवार तो ईंट की बनी है लेकिन नींव पत्थर से भरी गई है, नींव पत्थर से बनाई गई है ताकि दीवारों को मजबूत आधार मिल सके। आज भी हमारे मकान जो बनते हैं जिसकी नींव पत्थर से ही बनाई जाती है और ऊपर की दीवार जो है ज़्यादातर ईंटों का उपयोग होता है। तो नींव पत्थर से बनाई जाती है तो ज़्यादा मजबूत रहती है ताकि दीवारों को मजबूत आधार मिल सके। इस खुदाई में ऐसी कोई इमारत नहीं मिली जिसे मंदिर अथवा महल कहा जा सके, यानी अमरी नल से कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जिसको देख कर ये लगे कि वो मंदिर अथवा किसी राजा का महल हो। सभी निजी मकान रहे होंगे। मकानों में खिड़कियां, कहीं कहीं तहखाने भी होते थे। एक मकान से दूसरे मकान के बीच एक गली छोड़ दी जाती थी, यानी कि मकानों के बीच में गैप होता था, गली होती थी। इन बस्तियों में मकानों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था, परंतु बस्ती में गंदे पानी की निकासी की जानकारी नहीं मिलती है, यानी नाली व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जैसे हड़प्पा में पढ़ेंगे नाली व्यवस्था, तो उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। कब्रों से पता चलता है, कब्र जो मृतकों को दफनाने वाले, कि ये लोग मृतकों को दफनाते थे और उन पर कब्र बनाते थे, डेड बॉडी के ऊपर कब्र बनाते थे। कब्रों का निर्माण ईंटों तथा पत्थरों से किया जाता था। कब्र में शव को दफनाते समय उसके साथ साथ उसके उपयोग की वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो कब्र में जिस व्यक्ति को दफनाया गया उसकी उपयोगी वस्तुएं धार्मिक मान्यता का पता चल रहा है। कुछ कब्रों में बर्तनों में पशुओं की हड्डियां भी मिली है, यानी कि मांस रखा होगा उनके भोजन के लिए ना। जैसे पितरों को श्राद्ध में हम लोग जो हिंदू धर्म में श्राद्ध करते हैं तो उनको भोजन रखते हैं, तो इस प्रकार इनकी मान्यता रही होगी जानवरों की हड्डियां मांस रखते हैं ताकि उनको भोजन के रूप में मिले। इस प्रकार आभूषण भी मिले हैं, उनमें तांबे, शंख, कौड़ी और मिट्टी के आभूषण की संख्या अधिक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा मिली है कब्रों के अंदर। कुछ कब्रों में मूंगे की मालाएं भी मिली है। इनके बर्तन सुंदर, सुडौल और परिष्कृत है। ये बर्तन गुलाबी, गहरे भूरे अथवा काले रंग के बर्तन थे। इन बर्तनों में कटोरे, गिलास मुख्य थे। इन पर अनेक प्रकार की चित्रकारी इन बर्तनों पर की गई है। चित्रकारी में भी पौधों और पशुओं की आकृतियाँ बनाई गई है, जिनमें शेर, बैल, मछली,
चिड़िया तथा पीपल के वृक्ष के चित्र प्रमुख हैं। चित्रों के लिए काले अथवा भूरे रंग के साथ साथ लाल, पीले, नीले रंगों का भी प्रयोग जो है इन पर किया गया है। इस सभ्यता के लोग धातु का प्रयोग भली भांति जानते थे, यानी तांबे का, कांसे का, तथा यहाँ से बड़ी संख्या में हथियार भी मिले हैं। नल के एक कब्रिस्तान से सेलकेडी की मुद्रा मिली है। सेलकेडी पत्थर है, पत्थर का नाम है। हड़प्पा सभ्यता में इसको और पढ़ोगे तो सेलकेडी की मुद्रा मिली। मुद्रा मतलब शील, छाप जो होती है वो मिली है। इसके पास ही तांबे की मुद्रा भी मिली है। तो ये इस सभ्यता का था। नेक्स्ट तीसरी है कुल्ली संस्कृति। कुल्ली जगह का ही नाम है। दक्षिणी बलूचिस्तान के कोलवा प्रदेश में कुल्ली तथा इसके आसपास के स्थलों की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो कुल्ली संस्कृति के नाम से संबोधित किए गए। इस संस्कृति में भी खेड़े मिले हैं। इनमें कुल्ली का खेड़ा, मही का खेड़ा विशेष उल्लेखनीय है। इन बस्तियों में मकान बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया गया, वहाँ पर ईंटों का ज़्यादा किया। वहाँ नींव में पत्थर थे, ऊपर के हिस्से ईंट से थे, यहाँ पर पत्थर का प्रयोग है। पत्थरों को परस्पर जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का प्रयोग ये लोग करते थे। फर्श बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे। इस समय इस सभ्यता के मकानों में छोटे आकार के कमरों की प्रधानता देखने को मिलती है। तो इस सभ्यता के जो मकान हैं वो छोटे आकार के हैं और कमरे भी छोटे आकार के हैं। यहाँ कब्रिस्तान भी मिले हैं। कुछ कब्रों में अस्थियों को बर्तनों में रखकर दफनाया गया था, तो कहीं पर उन्हें सीधे ज़मीन में गाड़ दिया गया। कब्रों से बर्तन, मिट्टी की आकृतियाँ और तांबे की वस्तुएं भी मिली है, यानी धार्मिक मान्यता उनकी रही होगी ये सब रखने के पीछे। ये लोग अनेक प्रकार के बर्तन बनाते थे। संभवतः कुछ लोगों का यह व्यवसाय रहा होगा, यानी बर्तन बनाना यहाँ के लोगों का व्यवसाय, बिजनेस रहा होगा। बर्तन को चित्रित किया जाता था, यानी उस पर डिजाइनें की जाती थी। इन पर रेखाएं, त्रिभुज, छल्ले, वृत्त आदि बनाकर इनको डिजाइन किया जाता था। कुछ बर्तनों पर पशुओं और वृक्षों की आकृतियाँ भी होती थी। इनमें कुबड़दार बैल, मछलियाँ, बकरियाँ, पीपल का वृक्ष मुख्य इनके चित्र बने हुए हैं। कुल्ली संस्कृति के अवशेषों में मिट्टी से बनी पशुओं और स्त्रियों की बहुत सी लघु मूर्तियाँ, यानी छोटी मूर्तियाँ मिली है। संभवतः ये मूर्तियाँ देवियों की रही होगी, यानी किसी धार्मिक मान्यता के आधार पर ये मूर्तियाँ किसी देवियों की है। कुल्ली संस्कृति के मही स्थल में एक कब्रिस्तान से तांबे के अनेक उपकरण मिले हैं। तो कुल्ली क्षेत्र से ही मही नामक स्थल है जहाँ से तांबे के अनेक उपकरण मिले हैं, जिनमें तांबे का दर्पण मुख्य है। इसके साथ तांबे के पिन, तांबे के कड़े भी जो है इस कुल्ली संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट फोर्थ आता है ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता का स्थल जोब। ये भी वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो जोब, कुल्ली, अमृतनल, जोब, क्वेटा ना, क्वेटा, अमृतनल, कुल्ली, जोब, ये चार जो है ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता के अवशेष हैं। तो उत्तरी बलूचिस्तान में जोब नदी की घाटी में पिछचलौरा क्षेत्र में अनेक खेड़े मिले हैं। इनमें रेन गुंडई, सुर जंगल, परियानो गुंडई, मुगल गुंडई के खेड़े अधिक प्रसिद्ध हैं। ये सभ्यता भी अमरी, नल और कुल्ली सभ्यता के समान काफ़ी उन्नत थी। अनेक स्थानों पर अत्यंत उन्नत किस्म के बर्तन मिले हैं। ये सब चाक पर बने हुए हैं, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो कुम्हार की चाक पे बने हुए हैं। उन पर बैल और अन्य पशुओं के चित्र है। ये चित्र अधिक सुंदर हैं। इसकी कुछ बस्तियों के चारों ओर पारिक, यानी प्राचीर दीवार, मतलब बस्ती को चारों ओर से दीवार से घेरा गया, जैसे किला होता है ना, किले के महलों के चारों तरफ जो चार दीवारें होती वैसे ही तो विद्यमान थे। यहाँ की बस्तियों में मकान प्राय छोटे छोटे होते थे। ये मकान मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने होते थे, लेकिन नींव की मजबूती के लिए नींव जो है पत्थर से प्रयोग किया जाता था। जोब सभ्यता के अवशेषों में भी पशुओं और स्त्रियों की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है। कुबड़दार बैल की मूर्तियाँ अधिक संख्या मिली है। जोब सभ्यता की स्त्रियाँ मूर्तियाँ देखने में डरावनी लगती है। डरावनी होती है ना, कंकाल जैसी डरावनी। तो इन मूर्तियों की मुखाकृति कंकाल के समान बनाई गई है। तो ये जो बनाएगी वो डरावनी कंकाल की, जैसे बिजली के करंट आने का जो चिन्ह होता है ना, खतरनाक बनाया हुआ था, खतरा लिखा, डेंजर, उस टाइप से ये, जिसमें हड्डियाँ, दो कंकाल दिखाया जाता है, उस टाइप से जो है डरावनी है ये, इसलिए ये मूर्तियाँ डरावनी लगती है। विद्वानों के अनुसार संभवतः ये मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं।
तो मात्र देवी की मूर्ति माने गए हैं इस विद्वानों ने। इनके चेहरे की भयंकरता मात्र देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करती है ना, महादेव का रौद्र रूप, महाकाली का विकराल रूप, उस टाइप से ये मात्र देवता का रौद्र रूप के प्रकट करते हुए ऐसा माना गया है। संभवतः स्त्री मूर्तियाँ पूजा के काम आती थी, तो इन मूर्तियों को पूजा में काम लिया जाता था। एक स्थान पर पत्थर पर उत्कीर्ण एक शिवलिंग भी मिला है, तो शिवलिंग का भी प्रमाण मिला है। तो ये हमने बात की उत्तर पश्चिम भारत में जो वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर 4 जो ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कुल्ली, अमरीनल, जोहब और क्वेटा ना। तो इन चारों की अब बात करते हैं भारत के अन्य क्षेत्रों में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं। तो सर्वप्रथम ताम्र निर्मित सामग्री विशेषतः गंगा यमुना के दोआब जो है से उपलब्ध हुई थी, पर जिस ढंग से प्राचीन भग्नावशेषों की खुदाई सिंध और बलूचिस्तान में हुई है इस सभ्यता की, वैसी अभी तक उत्तरी भारत के बाकी क्षेत्रों में इस सभ्यता के स्थलों की खुदाई या जो है वो कार्य नहीं किया गया। फिर भी जो है गुनगेरिया नामक स्थान से तांबे व कांस्य की वस्तुओं का विशाल भांड यानी बर्तन मिले हैं इस ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता के। इस सामग्री में कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, कटार, हारपून, रिंग प्रमुख हैं। सिंधु घाटी के हथियार साधारण कोटि के हैं और वहाँ पर धातु सामग्री के साथ साथ पाषाण सामग्री का प्रयोग भी चलता रहा। राजस्थान में भी पुरातत्व विभाग ने जो है कालीबंगा और आहड़, बागोर, रंगमेल और रंगमेल जो भरतपुर में है, बेराट और गिलोंड मंड आदि क्षेत्रों से भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी ये क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत में और ये बाकी इन राजस्थान के इन क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष और प्रमाण मिले हैं। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी हो गई है। आप लोगों को इस फर्स्ट यूनिट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके या अपने कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप पन्ने पे लिख के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली, आपको आपके समस्याओं का जवाब मिलेगा। तो कल हम सेकंड यूनिट शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता से।